संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2 संशोधन विधेयकों को किया पेश। केन्या के राष्ट्रपति के साथ आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने की वार्ता। कहा, हमारी विदेश नीति में अफ्रीका को शीर्ष प्राथमिकता। जिला सोनीपत में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लाभ पात्रों के लिए विशेष शिविर का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले के लगभग 3000 नए लाभ पात्राओं की एक साथ की पेंशन स्वीकृत। और आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है विश्व मृदा दिवस। इस अवसर पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए किया गया जागरूक। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से हुआ। प्रातः राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद राजन अशोक राव पाटिल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वास्थ्य और जीवन की कामना की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड़ ने कार्रवाई के दौरान वित्त मंत्रालय के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। संबंधित सदस्यों ने सरकारी आश्वासनाओं पर समिति की रिपोर्ट भी सदन में पेश की। विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने अध्यक्ष की अनुमति से कुछ मामले भी उठाए। चक्रवात बिचौंग का मुद्दा भी उठाया गया। भाजपा के अजय प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मोटा अनाज उत्पादों को शामिल करने की भी मांग की। उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों का केंद्रीय मंत्रियों ने जवाब दिया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन के पटल पर रखा, जिनमें जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। इनसे जम्मू कश्मीर के लोगों को विभिन्न लाभ होंगे। और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान है। विधेयक में अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को भी नौकरियां और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण मिलने का प्रावधान है। आरक्षित श्रेणियों के लिए राज्य सरकार के पदों पर नियुक्ति और पेशेवर संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण प्रदान होगा और विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। उधर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 में परिसीमन के बाद क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। ये जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाने की मोदी सरकार की एक और बड़ी कोशिश है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने राज्यसभा में बताया कि विगत 3 वर्षों में कुल 18 करोड़ 50 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने बताया कि ये दोनों बीमा योजनाएं गरीबों और वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए है और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले दोनों योजनाएं घाटे में चल रही थी और समीक्षा के बाद 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक प्रीमियम को 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। वहीं 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रीमियम को भी 330 रुपए से बढ़ाकर 436 रुपए कर दिया गया है। ये जो इंश्योरेंस है जो जिसमें मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों इंश्योरेंस स्कीम में इंश्योरेंस का कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। लेकिन जब कभी जो मैंडेट के माध्यम से 20 रुपये या 436 रुपये उनसे अकाउंट से लिया जाता है, फॉर्म भरे जाता है, उसका स्लिप दिया जाता है और वही उसी को ही इंश्योरेंस किया जाता है। और जैसा माननीय मैडम ने पूछा है कि इसके बाद जैसा बैंक इज कलेक्टिंग मनी बट इट इज गिवन टू द पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ बैंक टाइप होती है और कस्टमर को पता दिया जाता है कि ये कस्टमर ये बैंक है, क्या बैंक को लगाया जाता है कि ये बैंक में ही लगाया जाता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी से टाइप है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो के साथ वार्ता की। इस दौरान खेल, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श के बाद भारत और कीनिया के बीच 5 समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रूटो और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दशक में भारत ने अफ्रीका के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए मिशन के रूप में काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केन्या के राष्ट्रपति की इस यात्रा से केन्या और अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। 2 कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। कीनिया के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को कीनिया के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी साझा प्राथमिकता के विषय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत और कीनिया के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि भारत और कीनिया के रिश्ते हजारों वर्ष पुराने हैं। कीनिया के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति रूटो का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से पिछड़े देशों की समस्याओं से निपटने के लिए उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बहुत से मिलते जुलते विचार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और कीनिया के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। Expectation is that we need to consolidate the relationship between Kenya and India. We are looking at how we can create partnership in the space of rural development, especially agriculture. We'll be looking at a space of how we can share in manufacture of vaccines, both for animal and human. We're looking at what we can do about genomics. We will be signing an agreement on also the digital space. We have a lot to learn from this great country, especially in the digital space. भारत यात्रा के दौरान कीनिया के राष्ट्रपति ने आज राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति रूटो की ये पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर भारतीय को देश सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम से जोड़ा है। इसी कड़ी में जिला सोनीपत में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लाभ पात्रों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने जिले के 3000 नए लाभ पात्रों की एक साथ पेंशन स्वीकृत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा, समाज सेवा व मानव सेवा के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संकल्प लिया है और उसी भावना पर चलते हुए पिछले 9 वर्षों से लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा की 2.8 करोड़ जनसंख्या को अपना परिवार मानते हैं और परिवार के मुखिया के नाते उनकी हर दुख तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने के लिए लोगों को
दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर भी उनकी पेंशन नहीं बनती थी। सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाने का काम किया है और अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस दिन व्यक्ति 60 वर्ष का होता है उसी दिन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से कर्मचारी पेंशन के लिए उसकी स्वीकृति लेने जाता है और ऑटोमेटिक उनकी पेंशन बन जाती है। खाने पड़ते थे, जुतियां टूट जाती थी, दफ्तरों के चक्कर काट काट के कोई सुनता नहीं था। कई साल तक उनकी पेंशन बनती नहीं थी। हमारे पास, हमें भी शुरू में ध्यान में आया कि कई साल तक लोग घूमते रहते, दरखास्त लेके दस्तावेज लेकर के दफ्तरों में चक्कर काटते, फाइलें बनी रहती। हमने कहा नहीं, 60 साल का हो जाए उसी दिन कोई एक सरकारी आदमी घर जाना चाहिए, केवल एक फॉर्म कागज ले लो, उस पर साइन करा के ले आओ। वो चाहता है कि मैंने पेंशन लेनी है तो उसको पेंशन अगले महीने जानी। और उस नाते से इस प्रदेश में मई 2022 में उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था। इस 1.5 साल में 1,12,000 लोगों की पेंशन जो है ऑटोमेटिकली ऐसे बन गई। 1,12,000, उसी में से आज 3,000 लोगों की पेंशन आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 वर्ष से पहले जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले गए थे, ऐसे व्यक्तियों से या उनके परिवारों से रिकवरी करने का आदेश विभाग की ओर से जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाकर एक बड़ा लाभ पहुंचाया है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इस योजना में हरियाणा के लगभग 15.5 लाख परिवार लाभ ले रहे हैं। कि वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे 60 साल की उम्र हो गई कि नहीं, जरूरी है, क्योंकि 8 साल पहले हमको ध्यान में आया कि कांग्रेस के टाइम के ऊपर कुछ लोगों ने 50 साल, 52 साल, 48 साल, 55 साल को अपनी पेंशन भरवा ली, और जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तो फिर डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, वापस लाओ, रिकवरी निकाल दी उनके ब्याज समेत। आखिर मैंने आके रोका, मैंने कहा भाई वापस लेने का ये तरीका ठीक नहीं है। अब जो ले गए, गलती कर गए, गलती हो जाती, किसी भी हो जाती है, आगे सावधानी बरतो कि 60 साल से पहले बने नहीं। और जिनसे आप वापस मांग रहे हो, इनका जिस दिन ये 60 साल के हो जाएंगे उस दिन जो पेंशन देनी है, आधी इनको देते रहो, आधी पिछले वाली काटते रहो। कुरुक्षेत्र में श्री राम जी के भक्त सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से रामलीला कलाकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर की 300 रामलीलाओं के कलाकारों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए लोगों को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलवाई। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री राम सबका कल्याण करने वाले हैं और श्री राम के नाम से व्यक्ति अपने जीवन की सब बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। श्री राम जी के अनन्य भक्त के नाते से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। ये नशे की समस्या, ये भी अपने पैर फैला रही है। ये भी पहले पंजाब में बहुत ज्यादा दुर्दशा हमारे युवकों की हुई, हमारे बॉर्डर एरिया पर पहले आई, अब तो कहीं कहीं से समाचार हमको मिलते हैं, फरीदाबाद के, हमको करनाल के, हमें यमुनानगर के, वहां के भी समाचार मिलते हैं कि युवकों में लत बढ़ती जा रही है। कैसे हमको अपने आप को ठीक करना है? युवकों को जन जागरण के नाते पहले जन जागरण करना है कि हम अपने जो बीड़ा हमने उठाया है जन जागरण का रामलीलाओं के माध्यम से, इसको और सुंदर ढंग से आगे उठाएं। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ओपी सिंह की परिकल्पना पर अनिल कौशिक के निर्देशन में गुरुकुल राम गमन नाटक की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले रामलीला कलाकारों ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि आज मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया है। गुरुकुल राम गमन नाटक की प्रस्तुति देने वाले कलाकारों ने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की लत एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने दी रामायण की और हमें श्री लाल मनोहर खट्टर जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। ये प्रस्तुति ड्रग एडिक्ट के लिए थी। हमने जो हमारा सतयुग था और कलयुग में हमने डिफरेंस दिखाया, कैसे उस टाइम में राम जी ने बुराइयों पर अच्छाई की जीत की थी और उसी तरह से आज बुराइयां ड्रग्स है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित
खेल परिसर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 की शुरुआत की। इस खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, फेंसिंग और शूटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के 1950 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल की शुरुआत में खिलाड़ियों ने 200 मीटर की दौड़ में अपना दमखम दिखाया। इस रेस में लड़कियां और लड़कों ने हिस्सा लिया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि खेल परिषद के सौंदर्यकरण के लिए जल्द ही खेल परिषद में स्ट्रीट लाइट सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में खेलों में हरियाणा ने एक अलग स्थान प्राप्त किया है। एथलेटिक्स, शूटिंग और फेंसिंग, तलवारबाजी, इन 3 गेमों का आयोजन फरीदाबाद में तय हुआ है और अलग अलग खेलों का अलग अलग जिलों में इस तरह के खेल पूरे हरियाणा में आज से शुरू होंगे। अगर हिंदुस्तान आधे पूरे पदक लेके आता तो आधे पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के हिस्से में आते, तो इसलिए और ये जज्बा है हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों का, और इसके लिए जो हरियाणा सरकार की, मनोहर सरकार की जो खेल नीति है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। स्टेडियम हमारा सुंदर बने और शाम को रोशनी, दूरिया रोशनी मनाया हो, तो इसके लिए, इसके खूबसूरती पर और इसकी रोशनी के लिए जो भी LED लाइटें हैं वो यहाँ पर बहुत जल्दी हम स्मार्ट सिटी के द्वारा लगवाएंगे। मैंने इसकी घोषणा की है। इस मौके पर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विक्रम सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आपकी सारी व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था या आपके खाने पीने की व्यवस्था, उस सब का इंतजाम हम लोगों ने यहाँ पे करवाया है, ताकि आपका पूरा ध्यान आपके कॉम्पिटिशन पे रहे। 3 दिन के ये कॉम्पिटिशन चलने हैं, तो इसमें साथ ही मैं बताना भी चाहूंगा कि हरियाणा जो एक स्पोर्ट्स की धरती रही है शुरू से, हमेशा जो मेडल जितने भी, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे नेशनल गेम्स हो, तो उसमें 1/3 से 1/4 तक हरियाणा के मेडल होते हैं। तो अब की बारी में जो एशियन गेम्स भी हुए, उसमें 44 मेडल जो हमारे आए हरियाणा से। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आज पलवल जिले के गांव मंडकौला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय मृदा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में जिले के करीब 100 किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर कृषि उप निदेशक ने बताया कि पलवल जिले में 2,66,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने का लक्ष्य विभाग द्वारा दिया गया था, जिसमें से 1,80,000 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाकर वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विश्व मृदा दिवस किसानों को उपजाऊ मिट्टी के बारे में जागरूक करने तथा संसाधन के रूप में मिट्टी के स्थायी प्रबंधन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। टारगेट था सोइल हेल्थ कार्ड का, वो 2,66,000 का था, जिसमें 1,80,000 हमने ऑलरेडी सोइल सैंपल कलेक्ट कर लिए और उसमें 21,000 सोइल हेल्थ कार्ड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और आगे हम किसानों को जैसे जैसे टेस्ट हो जाएगी उन किसानों को वितरित कर देंगे। किसान भाई अपनी मिट्टी और वो पानी की रेगुलर जांच करवाएं और ये जांच हमारे विभाग में फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि किसानों को मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड में माध्यम से फसलों में खादों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से किसानों के फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, वहीं किसानों की आय में भी इजाफा होगा। कार्यक्रम में आए किसानों ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को भूमि के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी लेकर वे भूमि के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। मिट्टी में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनकी कोई कमी है, आयरन है, जिंक सल्फेट है, जो भी गुणवत्ता की चीज़ है उनके बारे में मात्रा कितनी से कितनी होनी चाहिए, मिट्टी की जांच किस लेवल पे होनी चाहिए, कौन सी जगह से मिट्टी लेनी चाहिए, पेड़ है कोई उसके नीचे से नहीं लेनी चाहिए, मेन डोर से दूर लेनी चाहिए। इससे हमारी ज़मीन की जो स्वास्थ्य अच्छा रह सके और उसी तरह से हम अपने उर्वरक जो हम डालते हैं उसमें, जैसे नाइट्रोजन की अगर ज़्यादा है
तो उसमें मात्रा तो हम उसमें मतलब यूरिया की कम मात्रा कर सकते हैं, उससे हमारी फसल भी अच्छी होगी और बीमारियां कम लगेंगी और हमारी पैसा भी बचेगा खातों का। और इसी प्रकार डीएपी के बारे में है, डीएपी की मात्रा अगर ज़मीन में ज़्यादा है तो हम उसे मतलब डीएपी की मात्रा कम करके उसे मतलब अपनी फसल को सही रख सकते हैं। वहीं विश्व मृदा दिवस पर आज सिरसा के कृषि विज्ञान केंद्र में भी कृषि विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में जिला भर से 300 किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी जानकारी दी। किसानों को बताया गया कि पराली जलाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है, मित्र कीटों का नाश होता है, इसलिए पराली को जलाने की बजाय मिट्टी में मिलाएं। इस मौके अतिरिक्त उपायुक्त विवेक भारती ने पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को सम्मानित किया। इस दौरान एडीसी विवेक भारती ने बताया कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी तो आने वाली पीढ़ियों को भी गुणवत्ता वाला अनाज प्राप्त होगा। किसानों के लिए अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है कृषि विभाग की तरफ से, और उसमें उनको बताया जाएगा कि कैसे मिट्टी का उपजाऊपन बना के रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उससे उपज ली जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से मिट्टी को आने वाली जनरेशन के लिए बचा के भी रखें। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके पास जो तकनीकें हैं उसमें वो उन तकनीकों का हम यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट मिट्टी की उपजाऊपन बनाते हुए ले सकते हैं। इस अवसर पर आए हुए किसानों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना बहुत अच्छी बात है, समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इससे किसान जागरूक होते हैं और उन्हें पता चलता है कि जमीन की बिजाई के साथ साथ उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। मिट्टी ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ 16 ਤੱਤਵ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਕ, ਲੋਹਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ कि लंबे टाइम तक साड़ियाँ पुश्ता इस तो उपज ले सकन। और हमें मिट्टी और पानी के बारे में जानकारी दी गई और ये जो खाद, ऑर्गेनिक खाद के बारे में भी बताया गया और जो ये खेती बाड़ी की जो बीमारियों की जो कड़क में लगती है उसके बारे में बताया गया। बहुत अच्छी विस्तार से जानकारी दी गई। चरखी दादरी निवासी संजय रामफल प्रदेश के युवाओं को वोट के अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। संजय रामफल की इस पहल की चर्चा पूरे क्षेत्र में की जा रही है। सरकार द्वारा जहां नए वोट बनवाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान के साथ साथ विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं चरखी दादरी में रंगकर्मी व सामाजिक कार्यकर्ताओं संजय अपने स्तर पर वोट बनवाने व वोट के अधिकारों की लिखी पंक्तियों की तख्ती हाथों में लेकर रेलवे स्टेशन, चौक चौराहों, बस स्टैंड व स्कूल कॉलेजों के बाहर युवाओं को जागरूक करते देखे जा सकते हैं। संजय रामफल ने बताया कि लोकतंत्र में वोट का सबको अधिकार है, लेकिन कुछ लोग जहां नशे या पैसे के लालच में वोट बेच देते हैं, ऐसे लोगों के साथ साथ वह युवाओं को वोट बनवाने व मताधिकार के बारे जागरूक कर रहे हैं। नए वोट बनने लग रहे हैं और काफ़ी समय से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने वोट बनवाओ। सोशल मीडिया के जरिए भी प्रशासन भी पूरा इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहा है कि जो युवा 18 वर्ष के हो चुके हैं और वो अपना वोट जरूर बनवाएं, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही करते हैं, युवा लापरवाही करते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है कि अपना वोट जरूर बनवाएं, क्योंकि वोट लोकतंत्र को मजबूत करने का एक युवा के पास एक अच्छा शस्त्र है और इस शस्त्र का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। वहीं शहर के युवाओं द्वारा संजय की इस पहल की सराहना की जा रही है। उन्होंने बताया कि बालिग होते ही वोट जरूर बनवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोग अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर सरकार मिलेगी। हमें अपनी वोट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जितना हो सकता है, क्योंकि अगर हम टीनेजर्स अगर इसका सही उपयोग करेंगे तभी हम आगे तक इसको ले जाएंगे। अगर युवा शक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे देश में और इसी का हमें बार बार प्रयोग करना चाहिए और हमें
मतलब अगर हम अपनी वोट का यूज़ करेंगे तो हमें अपने लिए एक अच्छा मतलब अधिकारी चुन सकते हैं और उसी का जो हमारे लिए अच्छा करे और ये हमारे लिए ही बेनिफिट होता है। मैं 19 साल का बोया, मैंने वोट का बेरा नहीं था, वोट बनने लग रही, मैं जाते घर वोट बनवाऊंगा और किसी ने अपनी वोट बनवाओ और बढ़िया जगह जित तारा अच्छा लगा उड़ा वोट गेरो और चाचा मामा मम्मी सब ने कहूँगा कि वोट बाट ना बेचो, अपना जित वोट का सदुपयोग होता उड़ा वोट डालो और दुरुपयोग ना हो उड़ा वोट ना डालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान दे रही है और सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह आधारित विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य अंतिम छोर तक संपर्क स्थापित करना और तटवर्ती क्षेत्रों का विकास करना है ताकि पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिले। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के तारकर्ली तट पर विशेष आयोजन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये समय भारतीय नौसेना द्वारा अतीत का वह गौरव फिर से प्राप्त करने का सही समय है जिसे विदेशी हमलावरों ने नष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास शक्ति, सामर्थ्य, शौर्य, ज्ञान, कला और अभिनव आविष्कारों का समृद्ध इतिहास है। उन्होंने कहा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेने का समय है जिन्होंने सशक्त समुद्री बल के महत्व को समझा था। आमतौर पर आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे ये दिल्ली में मनाए जाते रहे और दिल्ली में जो आसपास के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनते थे और ज्यादातर इसके जो चीफ होते थे उनके घर के लोन में ही ये कार्यक्रम होते थे। मैंने उस परंपरा को बदला है और मेरी कोशिश है कि चाहे आर्मी डे हो, नेवी डे हो या एयरफोर्स डे हो, देश के अलग अलग हिस्सों में हो और उसी योजना के तहत इस बार का नेवी डे इस पवित्र भूमि पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब भारतीय नौसेना अधिकारियों के अवालेट यानी कंधे पर सज्जित अलंकरण में शिवाजी महाराज की सेना का प्रतीक चिन्ह होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्दी ही नौसेना के रैंक को भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप नए नाम दिए जाएंगे। उन्होंने नौसैनिक पद पर देश की पहली महिला कमान अधिकारी नियुक्त करने के लिए नौसेना को बधाई दी। जो अपलेट्स पहनते हैं अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए एपोलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुदृढ़ नौसेना प्रमुख वैश्विक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना और वायुसेना के साथ साथ नौसेना को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। खबर के लिए एक सशक्त नेवी का होना यह अत्यंत आवश्यक है। अनेक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी आर्म्ड फोर्सेस में नेवी पावर प्रोजेक्शन का एक सबसे अच्छा और सशक्त माध्यम है। अतः स्वराज्य को सशक्त करने के लिए एक लीडर के द्वारा नेवल कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना और उन्हें आवश्यक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना यह दिखाता है कि वह लीडर वास्तव में एक विजनरी स्टेट्समैन है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने शिवाजी महाराज पर एक चित्रकला प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी तारकर्ली तट पर भारतीय नौसेना के पोत, पनडुब्बियों, विमान और विशेष बलों के संचालनगत प्रदर्शन में भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इस अवसर पर उपस्थित थे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।